So, thank you very much, and thank you to the coordinator of this add-on course, Dr. Gayatri Madam, who invited me to consume this time. ये जो लेक्चर है आज का, अनुवाद कला हिंदी से अंग्रेजी। हालांकि मैंने जो आधार लिया है वो हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद को लिया है, लेकिन सेम इज आल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। कभी आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं जहाँ पर कहना चाहिए कि बहुत बड़ा सेंटेंस हो। बहुत बड़ा सेंटेंस से कहने का मतलब है, देखिएगा मैं यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, जो भी बताऊँगा मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को कुछ जो प्रैक्टिकल फॉर्म में वो मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ज़्यादा लंबा सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस है, मेरे नाना जी के दोस्त दिल्ली जाने के लिए मेरे से बस के बारे में पूछ रहे थे। और जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में कहना चाहिए कि थोड़ी आप लोगों को कहना चाहिए कि मशक्क़त करनी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहने चाहिए इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देंगे और सेंटेंस भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन यदि हम उसी समय हम ये पूछें कि आखिर ये तुमने कैसे किया है, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि हमने कैसे किया है, लेकिन वो ट्रांसलेट कर लेंगे। इस सेंटेंस के बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। लेकिन यहाँ तक आने का मतलब है कि इससे पहले बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ट्रांसलेशन की। उन ट्रांसलेशन की सीढ़ियों को हमें समझना आवश्यक है। जब तक उन ट्रांसलेशन की सीढ़ियों को नहीं हम समझेंगे, तब तक इस तरह के ट्रांसलेशन कर पाना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, हम लोगों के लिए कठिन हो सकता है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, अनुवाद कला। और कौन सी अनुवाद कला? जो कि आपकी हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए है। इसका मतलब है कि जो भी मैं बताऊंगा वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए तो उपयोगी होगा ही, साथ में ये उपयोगी होगा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ट्रांसलेशन में, और चूंकि इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं तो आप इन सभी टर्म्स से परिचित हो चुके हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। सोर्स लैंग्वेज का कहने का मतलब है कि वो भाषा जिस भाषा से ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर हम सोर्स लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने वाला है। टारगेट लैंग्वेज आप लोगों ने जैसे पहले वाले वक्ताओं से सुना हुआ है कि जिस भाषा में ट्रांसलेशन करना है वो भाषा क्या कहलाएगी, आपकी टारगेट लैंग्वेज। तो हिंदी यहाँ सोर्स लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश क्या हो गई, टारगेट लैंग्वेज। वेरी गुड, आप थोड़ी, मुझे भी एनर्जी आई, आप लोग बोले हैं तो। फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। ह्यूमन ट्रांसलेशन यानी जब मानव ट्रांसलेशन करे। मशीन ट्रांसलेशन मतलब जब हम क्या कहते हैं, मशीन की सहायता लेते हैं। आज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर्स भी क्या होते हैं, मशीन में इंक्लूड हो गए हैं। आज बहुत सारे कहने चाहिए ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू हो गई हैं, जहां पर आपने हिंदी में डाला और वहां से खटाखट क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के आ गया। माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेशन, गूगल का ट्रांसलेशन, ये कहना चाहिए जाने माने नाम है जिनका उपयोग लोग बाग करते हैं। और इनसे भी आगे अब तो एआई हो गई है। एआई हो गई है, यानी जो मशीन लर्निंग में, मशीन ट्रांसलेशन में जो कमियां रहती थी, अब एआई उसको समझ करके सही ढंग से ट्रांसलेशन करेगी। क्या समझ करके, अभी हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। एक तो होता है ट्रांसलेटर जो क्या करता है, पेपर वर्क से रिलेटेड होता है। जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट होती है, टेक्स्ट होता है, उसको क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर वो क्या करता है, पेन से उसका क्या करता है, ट्रांसलेशन लिखता है। वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है। ये है इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेटर भी हम कह सकते हैं इसको।
इंटरप्रीटेटर, इंटरप्रीटेटर का कहने का मतलब होता है दुभाषिया। पहले मशीनें ऐसी नहीं थीं, जब हमारे देश के नेता दूसरे देश में जाते थे और कई देशों के एक साथ सम्मेलन हुआ करते थे, तो लोग बाग विभिन्न भाषाओं में बोला करते थे। उन विभिन्न भाषाओं को इंटरप्रीटेट करने के लिए दुभाषिया साथ में जाया करते थे। मान लिया साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ इंग्लिश बोली जानी है और नेताजी को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो इंग्लिश सुन करके हिंदी में सुनाते थे, और जो नेताजी ने बोला है हिंदी में उसको क्या करते थे, वो इंग्लिश में सामने वाले को सुनाते थे। ऐसी जॉब को हम कहते हैं क्या, इंटरप्रीटेटर कहते हैं। नेक्स्ट, अब मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी आप लोगों ने चर्चा कर ली होगी, लेकिन इन मेथड्स पर चर्चा करने का मेरा एक उद्देश्य है। मैं इन पर कुछ व्यवहारिक बातें आपको बताऊंगा भी, और कुछ व्यवहारिक बातें आप लोगों से जानना भी चाहूँगा। जो लोग लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि भाई मीनिंग कई तरह के हो सकते हैं। भाषा का जो मीनिंग है वो कई तरह का हो सकता है, और उसी मीनिंग के आधार पर ये कहना चाहिए यहाँ पर ट्रांसलेशन के कई यहाँ पर प्रकार भी शामिल हैं। ये पहला है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हिंदी में लिखा है वैसा का वैसा इंग्लिश में लिख दिया। यहाँ एक बात मैं बता दूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में सिंटैक्स नहीं देखा जाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है, जबकि आप लोग जानते हैं कि हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है और अंग्रेजी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने सिर्फ क्या किया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया। और ये कहना चाहिए कि सबसे वीक ट्रांसलेशन माना जाता है, क्योंकि ये इस तरह का ट्रांसलेशन अर्थ का कई बार अनर्थ कर देता है। तो ये वाला ट्रांसलेशन हमें कभी अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये टाइप में है, इसलिए मैंने आपको इसका परिचय देना जरूरी समझा। नेक्स्ट है लिटरल ट्रांसलेशन एंड फेथफुल ट्रांसलेशन एंड सीमेंटिक ट्रांसलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। मैंने अंग्रेजी वालों को एक उदाहरण देता हूँ, बहुत फेवरेट उदाहरण है वो, शाबाश वाला। आपकी माँ हैं, किचन में कुछ काम कर रही हैं, सी इज बिजी इन डूइंग सम और प्रिपेयरिंग समथिंग, ठीक है ना। आप भी गए और देखा कि भाई पता नहीं आज मम्मी क्या बना रही है, कढ़ाई में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप झांक करके देख रहे हैं, और धोखे से वहाँ चाय का कप रखा हुआ है और आपका कहना चाहिए कुछ धक्का लगा या हाथ छुआ, वो कप नीचे गिर गया और टूट करके बिखर गया, और आपकी माँ कहती है शाबाश। अब आप जानते हैं कि जो शाबाश का मतलब है वो आपको यहाँ पर आपकी माँ आपको क्या कर रही है, बधाई दे रही है कि आपने कप तोड़ दिया है। ऐसा ही है क्या? नहीं है ना। क्या है ये? यहाँ ताना दे रही हैं, ये आयरॉनिकल हो गया है। क्या हो गया? आयरॉनिकल है। मैडम जो बोल रही हैं वो सुन लीजिएगा, कि इतना कठिन शब्द बोला है मैडम ने कि मैं नहीं बोल पा रहा। हाँ। निंदा होती है, स्तुति। तो वही देखिएगा। तो यहाँ पर जो लिटरल मीनिंग है, यदि हम लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो मेरे कप तोड़ने पर मेरी माँ ने मेरी प्रशंसा की, ये क्या हो गया? लिटरल मीनिंग है। तो हम ये देखिएगा लिटरल मीनिंग से क्या हम वहाँ पहुँचे, जो इंटेंशन था हमारी माँ का, उस मीनिंग तक पहुँचे क्या? वो क्या कहना चाहती है हमारी माँ हमसे, हम वहाँ तक पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे। इसलिए लिटरल मीनिंग हमेशा सही नहीं होता है। इट कैन बी और मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, ये बदल सकता है। इसलिए इसके लिए एक दूसरा टर्म आया है फेथफुल ट्रांसलेशन।
फेथफुल ट्रांसलेशन का कहने का मतलब है कि ऐसा ट्रांसलेशन जहां हमें राइटर या स्पीकर के इंटेंशन को समझना होगा। अब कौन कौन से घटक हैं ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो हमें उसका इंटेंशन समझना होगा कि आखिर स्पीकर या राइटर क्या कहना चाहता है। उस इंटेंशन को समझने के बाद में हम जो ट्रांसलेशन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फेथफुल ट्रांसलेशन कहेंगे। तोड़ने पर मेरी माँ बहुत नाराज हो गई है, तो वो नाराज ही ना, ये क्या होगा, आपका फेथफुल ट्रांसलेशन होगा। अगला जो है एडेप्टेशन ट्रांसलेशन, ये जो कहने चाहिए कि मेनली यूज्ड इन ड्रामाज एंड पोइट्री। और ड्रामा और पोइट्री में जो भी साहित्य या हम साहित्य की बात कर लें, लिटरेचर की बात कर लें, जब राइटर कुछ भी लिखता है, ही और सी जनरली यूजेज हिज और हर ओन कल्चर। वो क्या करता है, अपने खुद के कल्चर को क्या करता है, उपयोग करता है। जो कुछ उसके कल्चर में होता है, घटित होता है, जो कहने चाहिए प्रथाएं होती हैं उनका सहारा लेता है, जो कहने चाहिए कि किंवदंतियाँ हैं उनका सहारा लेता है, और बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेता है। तो वहाँ पर क्या करता है, वो एडेप्टेशन ट्रांसलेशन का हमें करना होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो अलग है, और इंग्लिश का मतलब है कि ब्रिटिश कल्चर क्या है, अलग है। तो जब कल्चर में क्या होता है, अंतर होता है, तो हमें क्या होता है कि समान शब्द हमारे कल्चर के दूसरे कल्चर में नहीं मिलते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर एडेप्ट करना पड़ता है। एडेप्ट करने का मतलब है हमारे कल्चर में जो प्रथा प्रचलित है वैसी ही प्रथा उस कल्चर में कौन सी प्रचलित है। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई भी भाषा हो विश्व की, वो सभी भाषाएं अपने नेटिव स्पीकर के कल्चर की डिपेंडेंट होती हैं। कल्चर जैसा चेंज होगा नेटिव स्पीकर का, वैसा ही क्या होगा, भाषा में परिवर्तन होगा। संस्कृति का मतलब अकेले धार्मिक, उससे मत लगाना। व्हाट डू वी लिव इज द पार्ट ऑफ कल्चर। हम जो भी जीते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी करते हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर। वो भी क्या होता है, संस्कृति का हिस्सा होता है। आप लोग देखिएगा, हमारी संस्कृति में स्मार्टफोन नहीं था, स्मार्टफोन आया, उसके बाद में क्या आ गया, एक सेल्फी वाला कैमरा आ गया, और सेल्फी वाला कैमरा आया तो एक शब्द भी आ गया भाषा में, क्या आ गया, सेल्फी आ गया। तो जैसे हमारा कल्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे ही क्या होती है, भाषा हमारी बदलती रहती है। इसका दूसरा उद्देश्य भी है, और दूसरा उद्देश्य यह है कि यदि हम किसी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो टारगेट लैंग्वेज का कल्चर हमें अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप सही ढंग से क्या है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट लैंग्वेज का कल्चर हमें समझना बहुत आवश्यक है। उस दिन मैंने बोला था कि लोटा हैज़ नो एनी वर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे भाषा में लोटा का वर्ड यूज होता है, संस्कृति में होता है, अंग्रेज लोग लोटा का यूज नहीं कर। हाँ बोलो। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने ये चीज़ ना, हमें ऐसा लगा कि पूछ ही रहे, तो हमने अपने बाहर के लैंग्वेज वाले टीचर से पूछते, हमने उनको ये नहीं बोला कि हमें एग्जैक्टली ऐसे ला के दो कि हम अप्रॉक्सीमेटली समझ रहे। उन्होंने बस दिया, उन्होंने कहा ऐसा तो है ही नहीं बेटा हमारे। वही प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो हेल्प ली जाती है वो एडेप्टिव ट्रांसलेशन की हेल्प ली जाती है, क्योंकि कई सारी प्रैक्टिसेस हमारी संस्कृति में है और टारगेट लैंग्वेज की संस्कृति में वो कहने चाहिए प्रैक्टिसेस नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी ढूंढते हैं, उस सिमिलरिटी के आधार पर हम उस ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं। यहाँ पर जो कल्चर है वो डोमिनेंट होता है, चाहे हम सोर्स लैंग्वेज का लें और चाहे हम टारगेट लैंग्वेज का लें। ये फ्री ट्रांसलेशन, इट टेंड्स टू पैराफ्रेज द ओरिजिनल टेक्स्ट। फ्री ट्रांसलेशन का कहने का मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारा टेक्स्ट रख दिया, 100, चलिए मान लिया 100 वर्ड्स का टेक्स्ट क्या रख दिया।
और उसमें इतने ज़्यादा कॉलिक्यूअल रेफरेंसेस हैं। कॉलिक्यूअल रेफरेंसेस भी क्या है, संस्कृति से प्रभावित होते हैं। कॉलिक्यूअल रेफरेंस का भी मैं एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ कि यदि मैं ये पूछूं आप लोगों से कि मेरा भाई राम के समान है, मेरा बड़ा भाई राम के समान है, आप लोग क्या समझे इससे? क्वालिटी, यानी मेरे भाई में जो क्वालिटीज हैं वो भगवान राम के समान है, इक्वल है। ठीक है ना? क्यों समझ गए हम? क्योंकि हम जानते हैं हु इज लॉर्ड राम, हम जानते हैं इसलिए हम समझे हैं। बट when you are using the same sentence in the context where people do not know anything about Lord Rama, राम के बारे में वहाँ पर लोग बात कुछ भी नहीं जानते हैं, वो यही बात आप कहें कि मेरा भाई राम के समान है, तो वो क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि राम कोई व्यक्ति है एंड द स्पीकर इज ट्राइंग टू मेक सिमिलरिटी बिटवीन टू पर्सन। वो भगवान तक तो क्वालिटी ले ही नहीं जा पाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो रियल मीनिंग है स्पीकर का, वो मीनिंग क्या होगा? ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। और जब रियल मीनिंग ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा तो फिर उस तरह का ट्रांसलेशन कहना चाहिए हमारे किसी उपयोग का नहीं है। तो ये यहाँ पर एक ट्रांसलेशन की सुविधा दी गई है, वो ट्रांसलेशन कहलाता है फ्री ट्रांसलेशन, कि आप टेक्स्ट को पढ़िए और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड वही ट्रांसलेशन कीजिए। आपने जो समझा है उसको पैराफ्रेज करके अपनी भाषा में क्या कर दीजिए, ट्रांसलेट करिए। यहाँ शब्द थोड़े से ओरिजिनल वर्ड से कम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, ये आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। रोम was not built in a day, क्या मतलब होता है हिंदी में इसका? यदि हम कहें रोम, ये मैंने प्रोवर्ब ले ली, इडियम नहीं है हालांकि ये तो, लेकिन इसमें इडियोमेटिक में आपकी प्रोवर्ब्स भी आएंगी। रोम was not built in a day, क्या मतलब होता है इसका? Success is not achieved in a single day. वेरी गुड। सफलता, इनका कहने का मतलब है कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती है। ही इज वेरी क्लोज टू द आंसर। जबकि हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। उसका ये नहीं होता है मतलब कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। वो कौन से ट्रांसलेशन में आ गया था आपका? लिटरल ट्रांसलेशन में। और जो हमने निकाला है वो कहाँ आ गया आपका? फेथफुल ट्रांसलेशन में आ गया। और चूंकि हमने प्रोवर्ब का यूज किया है इसलिए इडियोमेटिक ट्रांसलेशन में आ गया। तो ये हमें सावधानियां रखने की क्या है, आवश्यकता है। लास्ट वन, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। और ये कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन मेनली किसका होता है? इंटरप्रिटेटर का होता है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, किसके बारे में बात चल रही है, इन सभी बातों को समझने के बाद में वो क्या करता है, स्पीकर का अर्थ निकाल करके उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। देन ही कम्युनिकेट्स, फिर इसके बाद में संबंधी व्यक्ति को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो इतने सारे ये टाइप हैं ट्रांसलेशन की, आप लोगों ने देखे कि सब में कोई ना कोई भिन्नता है और वहाँ पर हमारी कहना चाहिए सीमाएं भी हैं। इनके बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि जो मुझे बताना है उसके लिए ये बताना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट, आप देखिएगा कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा बिकॉज बहुत ही जल्दी ज़्यादा टाइम निकल गया है। बीवेयर ऑफ सिमिलरिटीज। आप सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो एक से प्रोनंसिएशन के शब्दों की सिमिलरिटी से बचें, ठीक है ना। एक से कई शब्द ऐसे होते हैं आपकी हिंदी में वही प्रोनंसिएशन होगा और अंग्रेजी भाषा में भी प्रोनंसिएशन वही होगा, और आप धोखे से इंटरचेंज कर दें मीनिंग
तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यूज लिटरल ट्रांसलेशन फॉर कॉलिक्यूअल एक्सप्रेशंस। कॉलिक्यूअल मैंने अभी आपको बता दिया राम का उदाहरण दे करके, है ना। ऐसे जब कॉलिक्यूअल एक्सप्रेशंस है तो वहाँ पर सबसे, चूंकि जब पहले तो मैंने ये कहा कि आपको टारगेट लैंग्वेज की संस्कृति पता होनी चाहिए, और यदि आपको संस्कृति पता है तो आप उसका क्या करेंगे, एडेप्टिव मीनिंग क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन उस समय की है जब आपको उस संस्कृति का पता नहीं है, भले ही भाषा जानते हैं, तो ऐसे समय पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा और जो लिटरल मीनिंग है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्राथमिकता किसे देना है, यदि हमें टारगेट लैंग्वेज की संस्कृति पता है और हम यदि कॉलिक्यूअल एक्सप्रेशंस को समझ पा रहे हैं तो हम रियल मीनिंग को क्या करें, ट्रांसलेट करें। लेकिन जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें लिटरल मतलब शाब्दिक मीनिंग का ट्रांसलेशन करना चाहिए। दूसरी ट्रिक है, थर्ड वन। नेक्स्ट, अवॉइड ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन है, और एक आ गया है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी तो ये कहता है, आप लोग एक वो कार्टून आता है ना, एक वो डोरेमोन नाम का है? हाँ देखिए सबके चेहरे खिल गए हैं। तो उसमें क्या है कि उसका एक गैजेट होता है और वो गैजेट क्या कहता है, उसके लिए सब काम करता है। आप समझ लीजिए कि वही डोरेमोन क्या हो गया है, आपके चैट जीपीटी में के रूप में आ गया है। यदि आप मशीन पर डिपेंडेंट होंगे तो आपकी जो ट्रांसलेशन की जो स्किल है वो क्या होगी, धीरे धीरे आपके अंदर से खत्म होती चली जाएगी। पहले हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में कर लिया करते थे। जब से कैलकुलेटर आया है हमें 3+2 भी करना होता है तो मोबाइल में कैलकुलेटर ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किल थी कैलकुलेशंस की वो क्या हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। तो भले ही मशीन ट्रांसलेशन आप लोगों को कहना चाहिए कि अच्छा हेल्प कर सकता हो, लेकिन ये साथ में आपकी कहना चाहिए स्किल्स को भी क्या करता है, वीक करता है। इसलिए मशीन ट्रांसलेशन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कंसीडर वेदर योर कंटेंट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पिताजी बाजार गए थे, इनफॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पर आते हैं तो थे किसके साथ में लगता है, प्लूरल के साथ में लगता है। 4 पेड़ टूटकर गिर गए थे, क्या यह प्लूरल के साथ में आया कि नहीं, हिंदी व्याकरण पर जाते हैं तो। और मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी बाजार गए थे, डू आई हैव मोर देन वन फादर, ऐसा है क्या? तो ये फॉर्मल भाषा की का मीनिंग कहना चाहिए कुछ और अलग होता है, और इनफॉर्मल भाषा का कहना चाहिए मीनिंग कुछ और अलग होता है। तो अब जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसमें दोनों में आपको डिस्टिंग्विश अंतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने मेरे से कहा, यू वोंट फाइंड एनी इंग्लिश वर्ड फॉर उन्होंने। क्या अंग्रेजी में होता है उन्होंने का है? दे का तो मतलब वे होता है, दी ही वह होता है। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज, है ना। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो कहने चाहिए ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, फेथफुल ट्रांसलेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्लीज। थिंक अबाउट द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट। आपको ट्रांसलेट करना है कितना वो लंबा है, तो आप लेंथ का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप ट्रांसलेट 4 लाइनों को कर रहे हैं और ट्रांसलेशन करते 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 पूरा पेज भर गया है। तो यदि 4 लाइन में 4 सेंटेंसेस में यदि आपका टेक्स्ट है तो आपका ट्रांसलेशन भी कितना होना चाहिए, 4 लाइन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट,
केयरफुल ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन तो जानते हैं आप लोग, हैं? जानते हैं पंक्चुएशन क्या होता है? वेरी गुड। हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और आप पता है कि विराम चिन्हों का यदि सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रोको, कॉमा, मत जाने दो, यानी रोक लेना है, जाने नहीं देना है। और रोको मत फिर कॉमा है, जाने दो, इसका मतलब है कि रोकना नहीं है, जाने देना है। मीनिंग क्या हो गया? बिल्कुल से अलग हो गया। इसलिए आप लोगों को पंक्चुएशन का विशेष ध्यान रखना है और पंक्चुएशन के अनुसार ही क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट सत्यम। हाँ, तो ये कुछ टिप्स थी। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पर आता हूँ। और आप लोग जानते हैं, जो मैंने एक स्टार्टिंग में लंबा सेंटेंस लिखा था यहाँ पर और बताया था कि इस लंबे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब उसकी ओर हमारे कदम क्या है? बढ़ना शुरू हो गए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स देखिएगा दोनों भाषाओं के। ये यहाँ पर मैंने हिंदी का लिखा है और एक इसका लिखा है इंग्लिश का लिखा है। हिंदी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब है। कैसे? मैंने एक पत्र लिखा या लिखा था। जब हम इस सेंटेंस पर हम ध्यान देंगे तो ये देखिएगा, रेड पेन से जो है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। एक पत्र है जो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और लिखा ये क्या हो गई? वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन जब हम इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश में जो आपका स्ट्रक्चर है वो कहना चाहिए बिल्कुल से अलग हो जाता है। यहाँ पर ये आपका कहना चाहिए सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है और लास्ट में क्या चला गया? ऑब्जेक्ट। ये लिखने का उद्देश्य इसलिए है कि when you are going for the translation from Hindi to English, तो ऐसे ट्रांसलेशन के समय आपको ये देखना है कि हिंदी में जो पहले लिखा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो दूसरा लिखा है वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट में मिलेगी आपको क्या मिलेगी? वर्ब मिलेगी। ताकि इस पहचान के आधार पर आप क्या कर सकें? अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर में उन्हें ट्रांसलेशन के दौरान उपयोग कर सकें। इतनी बात आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट सत्यम। हाँ, आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। 2 मिनट शायद लग जाए मुझे चर्चा करते करते। मैंने सेंटेंसेस को 2 प्रकार तो नहीं कहूँगा, मैंने आधारभूत संरचनाएं मैंने 2 तरह की बांट दी हैं। और पहली जो संरचना है जिसे हम कह सकते हैं नॉमिनल, इक्वेशनल या इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कहने चाहिए कोई जानकारी होती है। क्या होती है? प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन एंड नो एक्शन। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। यानी उदाहरण के तौर पर हम लिखें, मेरा भाई एक इंजीनियर है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इस सेंटेंस की अंग्रेजी नहीं बनेगी? बनेगी ना। आप किस टेंस में बनाएंगे इसे? हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे आप बताइए? हैं? देखो सब लोग एक साथ नहीं, एक खड़े होकर के बोलो। हाँ, वेरी गुड। ये टेंस में नहीं बनेगा। ये जो आएगा आपका आएगा टू प्लस बी वर्ब कहलाती है, उसमें आएंगे। और टू बी वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर आपकी क्या होती हैं? शामिल होती हैं। लेकिन टीचर तो ग्रामर पढ़ाता है कहाँ से? टेंस से। तो इसका मतलब है कि इतना जो ये है
ये उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। जबकि 40% अंग्रेजी या भाषा, कोई भी भाषा होती है, 40% सेंटेंसेस का कैसे होते हैं, आपके नॉमिनल सेंटेंसेस होते हैं। चाहे आप अंग्रेजी देख लें, हिंदी देख लें या संस्कृत देख लें। तो इसका मतलब यदि टीचर इसको इस तरह के बातों को स्किप कर रहा है तो इसका मतलब है कि 40% उस भाषा को क्या कर दिया उसने, स्किप। आप बताइए अंग्रेजी कठिन होगी या नहीं होगी? है ये कारण है कुछ जिन पर कहने चाहिए, टीचर कहने चाहिए, बेसिक्स कहने चाहिए, ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें दूसरा है एक्टिव सेंटेंसेस, जिसमें एक्शन होगा। है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, एक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमें वाक्य में ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज नॉमिनल सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस। ये हमें दो भागों में इन्हें बांटना पड़ेगा। नॉमिनल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन अलग होगा और एक्टिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन क्या होगा, अलग होगा। इस बात का क्या करना है, हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट ये देखिएगा, पहला सेंटेंस, मैं आज पापा के साथ घर के बाहर पेड़ के नीचे। एक दूसरा सेंटेंस नहीं है, तुम पीछे आओ, तुमने दूसरा सेंटेंस एक आगे खोल दिया, वही है। चलो तो ठीक रहेंगे। अपनी मम्मी के लिए खाना पका रहा था। लंबा सेंटेंस है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है ना। अब जब ये समझ में ना आए कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, अब ट्रांसलेशन हमारे लिए क्या हो गया कि थोड़ा जटिल हो जाएगा। बिल्कुल जटिल नहीं होगा। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। और हिंदी में प्रीपोजिशन के लिए भी कोई शब्द होगा ग्रामर में, जैसे मोहन के लिए, तो के लिए क्या कहलाता है हिंदी में, कारक। तो क्या हो गया, वो हिंदी में कारक कहलाएगा, वो हमारी इंग्लिश में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना ही लंबा सेंटेंस हो, सबसे पहले आपको प्रीपोजिशंस छांटना है। यहां पर देखिएगा, मैं आज पापा के साथ, विद प्रीपोजिशन हुई, के बाहर, आउट ऑफ प्रीपोजिशन हुई। इसके बाद पेड़ के नीचे, अंडर प्रीपोजिशन हुई। इसके बाद के लिए प्रीपोजिशन हुई। ठीक, आपने क्या की, इन प्रीपोजिशन को पहचान लिया। ठीक, अब यहां पर प्रीपोजिशन को पहचानने के बाद में हमने उन्हें अंडरलाइन कर दिया या गोला कर दिया कि ये क्या है, प्रीपोजिशन हैं। अब अंतिम वाली प्रीपोजिशन पर पहुंचिएगा। और अंतिम वाली प्रीपोजिशन क्या है, यहां पर के लिए है। वो इससे यहां पर क्या कीजिएगा, उल्टे एरो के साइन लगाइएगा। ठीक, के लिए किसके लिए, के साथ किसके लिए आया, पापा। और आज इसके ऊपर लिख दीजिए टाइम। क्या लिख दीजिएगा, टाइम के लिए। आज, कल, परसों, ऐसा क्या है आपका वर्ड आ सकता है। अब इसके बाद में बचा क्या है, देखिएगा, जो बचा होगा, मैं खाना पका रहा था। ये आपका मेन सेंटेंस है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज है तो उसको आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। इतना बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। आप क्या करना है, अंतिम प्रीपोजिशन पर आइए। के लिए का मतलब और, अपनी मम्मी, मदर या माई मदर, है ना, लेकिन अपनी को ही मदर बोलते हैं, इसलिए माई मैंने नहीं लगाया वहां पर, है ना। इसके बाद में के नीचे, अंडर, पेड़, आ ट्री। फिर के बाहर, आउटसाइड। फिर क्या है, घर है, द हाउस। फिर क्या है, के साथ, बेड। और पापा, फादर। और टाइम का सबसे बाद।
ट्रांसलेशन सही हो गया, गलती इसमें से छांटिएगा। ठीक है, तो आपको प्रीपोजिशन छांटना है। प्रीपोजिशन छांटने के बाद में उसका उल्टा एरो, ये उनके लिए है जिन्हें बेसिक नॉलेज तो है, हालांकि इस तरह से करने में कभी कभी इस गलतियां भी हो जाती हैं, इसकी सीमाएं भी हैं। चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे आधा घंटा दिया गया था, मैं 2 आधे घंटे ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसलिए मैं और आगे अपनी बात को नहीं बढ़ाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो मुझे सुना।